नमस्कार दोस्तों, मैं केडी पांडे आपका अपने ऑनलाइन परिवार ग्रीन एंड ग्लो पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लोग शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों का यह आज तीसरा सेशन है। आइए देर न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं सेशन की ओर अपने। और हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बेटा इंटरलोपर्स कौन थे? अगर इसको हिंदी में लिखें तो हिंदी में लिखेंगे ऐसे, इंटरलोपर्स। इंटरलोपर्स कौन थे बेटा? तो इंटरलोपर्स आधिकारिक रूप से व्यापारियों की डिग्री रखने वाले, आधिकारिक रूप से व्यापारिक मान्यता रखने वाले लोग, लेकिन समुद्र में उनका मुख्य कार्य था लूटपाट करना। तो इनको हम लोग इंटरलोपर्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखिए, अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में व्यापारी थे, लेकिन ये व्यापारियों का वर्क ना करके समुद्र में लुटेरों का काम करते थे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के एम्प्लॉय कहलाएंगे। अनाधिकृत व्यापारी जो होगा वो व्यापार कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो यह क्वेश्चन बेटा रिपीटेड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया तो उस समय यहाँ पे अकबर का शासनकाल हुआ करता था। अकबर का शासनकाल है 1756 से लेके, अकबर का शासनकाल बेटा 1500, एक बार आप देखिएगा, सन हमने बताया है, फिर से आप लोग देख लिए। 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक है। ठीक है, ये हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं 1600 ईस्वी इसी के बीच में बिलोंग कर रही है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत में मुगल बादशाह जो हुआ करता था वह था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? जो आधुनिक चेन्नई शहर है उसी का पुराना नाम है मद्रास। मद्रास बेटा, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिवास, जहां पे लोग रहते थे, उस स्थान को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है बेटा कि भारत में पहले मुद्रण मशीन, जिसे हम लोग प्रिंटिंग प्रेस की भी कहते हैं, कि स्थापना किसने की थी? या भारत में बेटा प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला कौन पहला व्यक्ति है? तो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार लाया था। इसके पहले जो भी चीजें लिखी जाती थी उसको कॉपी पेन में बेटा उसी तरह पेज में फिर से उतारा जाता था, कई पन्नों में लिखा जाता था उसको। अगर सेम चीजें लिखी, जो आप लोग आधुनिक समय में फोटो स्टेट समझ लीजिए ऐसा। तो प्रिंटिंग प्रेस जो था, इसके आ जाने से बेटा जो लिखावट की दुनिया है, किताब कॉपी की दुनिया में काफी ग्रोथ हुआ। और केवल भारत में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं स्थापना की बेटा, बल्कि पुर्तगाली अपने साथ और क्या लाए थे? तो पुर्तगाली ही भारत में बेटा लाते हैं आलू, जो आप लोग बहुत खाते हैं ना, कहते हैं सब्जियों का राजा कौन है? आलू। पुर्तगाली लोग लाए थे। मिर्च कौन लाया था? मिर्च लाए थे पुर्तगाली। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आप लोग फल खाते हैं, तो फलों में बेटा पपीता, फलों में बेटा पपीता कौन लाया था? पपीता कौन लाता है? तो पपीता पुर्तगाली लाती है। अनानास, ठीक है, ये भी पुर्तगालियों की देन है। टमाटर भी पुर्तगालियों ने लाया था, टमाटर और मिर्च तो बता ही दिए। माने पुर्तगालियों ने भारत में खाने पीने की काफी चीजें लाई थी। आप यहां से मक्का भी देख सकते हैं, पुर्तगालियों ने लाया था मक्का। ठीक है, मक्का के अतिरिक्त और क्या लाया था? तो मक्का के अतिरिक्त आप लोग देख सकते हैं कि तंबाकू भी लाई थी।
तंबाकू। 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीरा मुंह में डाल, फिर देख तंबाकू का कमाल। ठीक, तो तंबाकू किसने लाया था? पुर्तगालियों ने लाया था। ठीक है बेटा, ये कुछ फसलें थी जो पुर्तगाली लोग ले आए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी इन क्वेश्चन से आपसे प्रश्न उठा सकता है कि भारत में इन चीजों को लाने वाले कौन लोग थे? तो पुर्तगाली थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि भारत को, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? मतलब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इसके पूछने का तरीका अलग है। दूसरा इस तरीके से पूछ सकता है कि डचों को भारतीय व्यापार से बाहर किसने कर दिया? तो डचों को भारतीय व्यापार से किसने बाहर किया था? तो आप लोगों को पता है, अंग्रेजों ने किया था। डचों को किस युद्ध में किया है? तो 1759 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था वेदरा। हम लोग पढ़ चुके हैं। वेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने भारतीय प्रायद्वीप से बाहर कर दिया। कहा कि आप यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते हैं। इस युद्ध में उनकी शक्तियों का समूल विनाश कर दिया अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आपसे कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में लगाई। कहाँ स्थापित की थी बेटा? भारत में पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का एरिया आता है, वहां पे इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री, आंध्र प्रदेश में इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री को लगाया था बेटा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोजी? कोचीन में। और साथ ही साथ फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? वह था सूरत में। डचों का बता दिया गया। तो चारों कंपनी की व्यापारिक फैक्ट्रियां पहली बार कहाँ पे खोली गई, ये आपको हमने बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था बेटा? ये काफी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो जाता है तो उसका पहला गवर्नर कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव बेटा जो गवर्नर बनता है वो बनता है 1757 में। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद। राल्फ फिंच, यह एक अंग्रेजी व्यापारी था। टॉमस रो, यह भी एक अंग्रेजी व्यापारी था। यह एक अंग्रेजी यात्री था। ठीक है, ये व्यापारी है, ये यात्री है। ये जो थॉमस इस्माइथिया है बेटा, यही इसका करेक्ट आंसर है। ज्यादातर ऑप्शन पे लोग रॉबर्ट क्लाइव को मारते हैं, तो लेकिन ये ऑप्शन इसका गलत है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका पहला गवर्नर था थॉमस इस्माइथ इसका पहला गवर्नर था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पूछ रहा है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तब टॉमस रो के बारे में हमने बताया कि यह भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री है, 1615 में आता है। ठीक है, 1615 ईस्वी में आ रहा है। विलियम हॉकिंस बेटा 1608 में आता है। ठीक है, राल्फ फिंच यह बेटा 1583 में आता है, लेकिन यात्री नहीं है। यह यात्रा करने नहीं भारत आया था, यह अंग्रेजी व्यापारी था। यह व्यापारी है, इसे आप लोग देखिएगा। यह 1583 ईस्वी में आ रहा है। यह एक व्यापारी है। ठीक है, और जो चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप यहां से प्रश्न में देखिए, भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री आपसे पूछ रहा है। तो यात्री ये है और यात्री ये है, दोनों सही है। लेकिन पहले कौन आ रहा है? तो पहले ये कट हो जाएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस है। हॉकिंस का कुकर जानते हैं ना? सुबह लोग किचन में जैसे उठते हैं कुकर चढ़ा देते हैं, विलियम हॉकिंस वाला कुकर। तो हॉकिंस पहली बार बेटा अंग्रेजी यात्री के रूप में भारत आया था, और राल्फ फिंच अकबर के दरबार में व्यापारी के रूप में आया था। ये यात्री नहीं था, ध्यान कर लेना इस चीज को। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? अगर आप यहां से देखें तो ये बंगाल स्टार्ट हो रहा है, बंगाल और अंग्रेज। बंगाल में बेटा अंग्रेजों ने कैसे शासन स्थापित किया?
बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हम लोग संबंध को देखेंगे। यह वीडियो आपको देख लेने के बाद पूरा बंगाल क्लियर हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था। तो मीर कासिम के बारे में बेटा अगर बता दें हम आपको, तो मीर कासिम 1763 से लेके 1760 से लेके 1763 यह नवाब रहता है। ठीक है। मोहनलाल और मीर मदान दोनों सिराजुद्दौला के मतलब मुख्य विश्वसनीय सेनापति थे। ये भी और ये भी। मीर मदान भी बेटा विश्वसनीय था और प्लासी के युद्ध में दोनों युद्ध करते समय मोहनलाल और मीर मदान दोनों बेटा मारे गए थे। अंग्रेज प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ इन्होंने युद्ध किया और युद्ध में मार दिए गए। तो मीर जाफर बेटा यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में, जो कि 1757 में लड़ा गया है। कब लड़ा गया है? 1757 ईस्वी में लड़ा गया है। इसने बेटा सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेजों से अपनी संधि कर ली थी। बदले में अंग्रेजों ने इसको लालच दिया कि आप हमारी तरफ आ जाइए तो आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। वो हुआ भी बेटा, लेकिन आप जानते हैं कि जो अपनों का नहीं हुआ वो गैरों का क्या होगा, इसकी बाद में बहुत दुर्दशा होती है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा मीर कासिम का बेटा टाइम उसके बाद है, तो इसलिए मीर कासिम भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है मीर जाफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। यहां से देखिएगा, 2 बार राजधानी परिवर्तन होती है। एक राजधानी हम पहले अभी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित की थी। पहले जो बंगाल था बेटा, बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। क्या हुआ करती थी? ढाका। और ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद किसने की थी? मुर्शिदाबाद किसने की थी? ये ऊपर लिखा है बेटा, छोटी ई की मात्रा है उसमें, तो आप लोग भी यही कर लीजिए। मुर्शिदाबाद। ठीक, मुर्शिदाबाद राजधानी कितने बेटा स्थापित की थी? ये किया था मुर्शिद कुली खान। बंगाल का पहला नवाब है जिसका शासनकाल है 1713 से लेकर 1727 तक। इसने बंगाल से राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित कर दी। लेकिन जब प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेज लोग जीत गए, सिराजुद्दौला हारा, तो इसके बाद मीर जाफर को सेनापति बना दिया जाता है। लेकिन कंटिन्यू बहुत ज्यादा मांग करने के कारण मीर जाफर को समझ में आ गया था कि मैं तो बलि का बकरा बन चुका हूं, और मीर जाफर ने अपना पद छोड़ दिया। तो मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम ने कहा कि तुम जो संधि कहो, जो भी तुमको अच्छा लगता है कि इतना राजस्व मैं दे दूंगा। हाँ सही बात है, जितना राजस्व मांग रहे हैं सब मैं दूंगा, एक बार नवाब बना के तो देखो। जैसे ही इसको नवाब बनाए, ये अंग्रेजों पे टाइट होना चालू हो गया और कहा सबसे पहले इनसे राजधानी अपनी दूर करो। राजधानी वो कहां से ले गया? मुर्शिदाबाद से उठा के मुंगेर अपनी राजधानी को स्थापित कर दिया और वहां सैनिकों की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाई स्टार्ट कर दिया, वहीं पे मतलब तैयारी करने लगा। तो इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। तो क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिराजुद्दौला आप जानते हैं हिस्ट्री में किस लिए फेमस है? प्लासी के युद्ध के कारण। प्लासी का युद्ध में ये हारा था। मीर कासिम के बारे में हमने बता दिया। मीर जाफर इतिहास में इसीलिए जाना ही जाता है क्योंकि इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। इतिहास में बेटा दोस्त और दुश्मन बहुत अच्छी तरीके से पहचाने जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम आपको बता दें,
तो रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध, जो प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है उसमें अंग्रेजों की ओर से सेनापति था, ठीक है ना। जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध जो हुआ उसमें यह सेनापति था अंग्रेजों की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया बेटा, तो वो लड़ा जाएगा 1764 में। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का ही युद्ध जो था उसने अंग्रेजों को भारत में शासन करने के लिए पक्की मोहर लगा दी। एक भारतीय लोग, बंगाल के नवाब लोग प्लासी का युद्ध हार चुके थे, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज लोग फिर से विजयी हो गए। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि अब भारत में अंग्रेजों को हराने वाला कोई नहीं है। बक्सर का युद्ध बेटा 1764 में होता है। आगे हम देखते हैं यह किनके बीच हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे आपको बताया कि मीर कासिम जैसे बेटा बंगाल का नवाब बनता है, वो सेम इस विचारधारा का था कि हमको बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर करना है। तो मीर कासिम ने बेटा एक संघ बनाया। मीर कासिम ने एक संघ बनाया जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम स्वयं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह उस समय हुआ करते थे उत्तरवर्ती, जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। इन लोगों ने मिलकर अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो के विरुद्ध जो है बक्सर का युद्ध लड़ा। कब लड़ा बेटा, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1764 में। कब लड़ा गया, बक्सर का युद्ध बेटा लड़ा जाएगा 1764 में। किसके बीच लड़ा गया, अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब के बीच, पहला ऑप्शन। दूसरा, यह युद्ध लड़ा जाता है बंगाल जो अंग्रेज की तरफ से थे उस सेनापति का नाम था हेक्टर मुनरो, और जो बंगाल का नवाब था उसका साथ दे रहे थे अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। मीर जाफर और हेक्टर मुनरो, ये भी ऑप्शन नहीं सही बेटा, और ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और साथ ही साथ जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, उनके बीच में ये बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछ रहा है कि प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्लासी जैसे कि आपको पता है कि बंगाल में स्थित है। तो प्लासी में बेटा ये सभी नदियां, स्वर्ण रेखा नदी तो इसके नीचे उड़ीसा वाले रेंज में बहती है, तो इसलिए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी गलत हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी असम से होके आती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगी। असम रीजन में जो चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से होते हुए आती है तिब्बत से, तो ये भी गलत हो गई। हुगली और भागीरथी में कंफ्यूजन है। तो जैसे गंगा नदी आगे बढ़ के पश्चिम बंगाल में बहती है तो उसकी कई धाराएं वितरित हो जाती हैं। उसमें से एक धारा का नाम है हुगली, और हुगली की सहायक नदी है भागीरथी। भागीरथी बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। भागीरथी के किनारे ही प्लासी नामक प्लेस जो बसा है वो बसा है। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा है कि प्लासी किस नदी के किनारे बसा है, तो प्लासी भागीरथी नदी के किनारे बसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने कर दी थी। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मुर्शिद कुली खान नामक व्यक्ति था जिसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये पूछ रहा है, 14 है, बंगाल का वह नवाब जो मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। तो पहला आप ये समझ लीजिए कि बंगाल का ऐसा पहला नवाब, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु, जैसे ही इसकी मृत्यु होती है मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाता है। अब जितने भी
जितने भी प्रांत के नवाब थे वो अपने आप शक्तियों को मजबूत करने में लगे थे कि कौन ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो उसी में मुर्शिद कुली खां बेटा, एक मुर्शिद कुली खां नामक एक व्यक्ति होता है जिसने 1713 से लेके 1727 तक शासन स्थापित किया, लेकिन ये बराबर मुगल बादशाहों को टैक्स देता रहा। लेकिन दूसरा नवाब आता है जिसका नाम है शुजाउद्दौला, शुजाउद्दीन। दूसरा नाम क्या है? दूसरा शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन शुजाउद्दीन का शासनकाल बेटा 1727 से लेके 1739 तक है। ठीक है, 1739 तक है। ये भी कंटिन्यू मुगल बादशाहों को राजस्व देता रहा। कहा कि भाई आप हमारे माई बाप हैं, हम आपको राजस्व देंगे, आपसे विद्रोह नहीं करेंगे। ये भी राजस्व देता रहा। तीसरा बादशाह, इसके बाद तीसरा नवाब आता है जिसका नाम रहता है सरफराज। सरफराज सरफराज खां। सरफराज खां का बेटा जो शासनकाल है वह है 1739 से 1740। 1740 ये भी बेटा 1 साल का शासनकाल होता है। यह भी मुगल बादशाहों को राजस्व देता रहता है। लेकिन अली वर्दी खां, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसने बेटा राजस्व देने से मना कर दिया। 1740 से लेके 1756 तक ये रहा। 1700 और इरेज कर देते हैं, कंफ्यूजन होगा। तो 1740 से लेके 1756 तक यह बंगाल का नवाब होता है और खुला चैलेंज कर दिया, खुला चैलेंज मुगल बादशाहों को कर दिया कि हम तुमको राजस्व नहीं देंगे, हम तुम्हारे अंडर नहीं रहेंगे। और बंगाल नामक स्वतंत्र जो राज्य की स्थापना करने वाला, प्रांत की स्थापना करने वाला जो शासक है उसका नाम है, उस नवाब का नाम है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां, इसने जो है बंगाल का राजस्व, बंगाल से राजस्व देना बंद कर दिया मुगल बादशाहों को। ठीक है, इसी ने एक कोटेशन बोला था मुर्शिद कुली खां ने कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, अगर इनको पालोगे तो शहद देंगी, अगर इनको छेड़ोगे तो ये काट खाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 15 है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि काल कोठरी की घटना, जिसे हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, वह कब घटित हुई थी? तो यह बेटा जो घटित हुई थी वह घटित हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल में घटित हुई थी। बाकी सब ऑप्शन केवल आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिए हुए हैं। 20 जून 1756 को हुई थी। अब ये प्रश्न हम समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल या काल कोठरी घटना, जिसमें एक कमरा बताया जाता है, एक कमरा बताया जाता है, उसमें 146 लोगों को कैद कर दिया सिराजुद्दौला ने, और इसका द्वार, इसका जो दरवाजा था वो पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और जब इसको बंद कर दिया गया तो इसमें जितने लोग थे उसमें 23 लोग जिंदा बचते हैं और सभी की मृत्यु हो जाती है। गर्मी का महीना है और गर्मी के महीना में एक कमरे में 146 लोगों को भर दोगे तो क्या हाल होगा। तो ये घटना इतिहास में काल कोठरी घटना के नाम से जानी जाती है, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। इसका वर्णन किसने किया था? तो हालवेल ने किया था। हालवेल ने किया था। अब ये बताओ बेटा कि हालवेल ने जो ये घटना की थी, यह बेटा उसकी एक सोची समझी चाल थी, एक मनगढ़ंत कहानी थी, क्योंकि उस समय के इतिहास में किसी अन्य इतिहासकार ने इस प्रकार की घटना का उल्लेख नहीं किया। यह केवल सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए इसने ये घटना का जिक्र किया है। ठीक है, तो ये घटना किस दिन की बताता है हालवेल बताता है 20 जून 1756 को बंगाल में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से ये जानी जाती है। एक्चुअली में ये घटना हुई नहीं थी, किसी अन्य इतिहासकार ने इसका फैक्ट दिया नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, इसीलिए हमने आपको पहले समझा दिया
कि ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना किसकी रची घटना है? जब हुई नहीं थी तो रचा इसको किसने था? तो हालवेल ने रचा था। किसने रचा था बेटा? हालवेल नामक व्यक्ति ने इसको रचा था। ये इसकी मनगढ़ंत कहानी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि काल कोठरी घटना में एक कमरे में कितने लोगों को बंद कर दिया गया? तो अभी हमने आपको बताया कि 146 लोगों को बंद किया गया था, जिसमें से 123 ही जिंदा वापस निकले और 23 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो उल्टा हो गया बेटा, ये मृत्यु हो गई इनकी 123 लोगों की, और केवल 23 लोग ही बेटा, 23 लोग ही ये जीवित बचे, जीवित, ऐसा हालवेल ने उल्लेख किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये पूछ रहा है कि गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो गिरिया का युद्ध जो बेटा लड़ा जाता है वह लड़ा जाता है, यहां पे देखिएगा, एक है सरफराज खान और एक है बेटा अली वर्दी खां। कब ये युद्ध लड़ा जाता है? तो 1740 में लड़ा जाता है। सरफराज खां का टाइम पीरियड हमने आपको बताया है कि उसका काल है 1939 से 40 के बीच में। ठीक है बेटा। तो सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच में जो युद्ध लड़ा जाता है उसको गिरिया का युद्ध बोला जाता है। इसमें अली वर्दी खां जीत गया था और बंगाल का नवाब बना। सरफराज की 1 साल के ही शासनकाल में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? ये पहले भी हो चुका है, एक बार अलग से कर लीजिए। तो बक्सर के युद्ध में सेनापति जो था वो हेक्टर मुनरो था। तो रॉबर्ट क्लाइव किस में था? प्लासी में था। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में था। ये 2 ऑप्शन हमने आपको क्लियर कर दिए। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम लोग और आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गवर्नरों के बारे में। ऐसे आशा करता हूं कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपनी तैयारी को ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।